दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 769 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। एक चुनावी रैली को संबोधित करते समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की गोली मारकर हत्या इसलिए पूरी दुनिया के लिए आघातकारी है क्योंकि यह देश इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता। इस पर यकीन करना कठिन है कि जापान जैसे शांति प्रिय देश में जहां हिंसा अपवाद स्वरूप होती है ऐसी घटना घट सकती है, और वह भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। हाल के समय में जापान में ऐसी किसी घटना का विवरण नहीं मिलता जिसमें किसी नेता को निशाना बनाया गया हो। शिंजो एबे ने 2020 में खराब स्वास्थ्य के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह जापान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। इसी कारण वह अपने दल के पक्ष में एक चुनावी सभा कर रहे थे। यह कहना कठिन है कि शिंजो एबे की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण है, लेकिन इसका अंदेशा है कि उन पर गोलियां दागने वाला उनके राजनीतिक विचारों से असहमत और आक्रोशित था। ध्यान रहे कि शिंजो एबे इसकी पैरवी कर रहे थे कि जापान को परमाणु हथियार न रखने की अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और देश को फिर से एक सैन्य ताकत बनना चाहिए। चूंकि शिंजो एबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए उन्होंने देश की राजनीति और आर्थिकी पर तो गहरा असर डाला ही, दुनिया पर भी अपनी छाप छोड़ी। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूरदर्शी और लीक से हटकर चलने वाले शासनाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों से यही सिद्ध किया कि वह भविष्य की आहट भांपने और समय से आगे का सोचने वाले एक कुशल राजनेता थे। उन्होंने केवल जापान को आर्थिक संकट से उबारने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि विश्व राजनीति की दिशा दशा बदलने का भी काम किया। भारत की सदस्यता वाला जो क्वाड संगठन आज एक प्रभावी वैश्विक समूह के रूप में पहचान बना
रहा है उसके जनक शिंजो एबे ही थे। उन्होंने ही सबसे पहले यह भांपा था कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। वह भारत के सच्चे शुभचिंतक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वह भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। वह भारत को कितना अधिक महत्व देते थे, इसका पता इससे चलता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 बार भारत की यात्रा की। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने पहले कार्यकाल में नई दिल्ली की यात्रा के समय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ही हिंद प्रशांत की अवधारणा को बल दिया था। भारत उन्हें इसलिए भी सदैव स्मरण करेगा क्योंकि उनकी ही पहल से बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव पड़ी। चेंज। यह सुनिश्चित करना सरकार का धर्म है कि उसकी लोक कल्याणकारी नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पुरोहित कल्याण बोर्ड का विचार रखा तो तय किया था कि इसके जरिए बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों को लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मौलवियों और फकीरों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय कर अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन मंदिर के पुजारियों और विभिन्न हिंदू संस्कारों व कर्मकांड में यजमानों की सहायता करने वाले पुरोहितों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मस्जिदों के मौलवियों की और फकीरों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। पूर्व में किसी भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। अब कल्याण बोर्ड से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मंदिरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें वहां के पुजारियों समेत सभी विवरण दर्ज होंगे। तो मस्जिदों के लिए भी एक पोर्टल अलग से होगा। यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पुजारियों, पुरोहितों और मौलवियों की सही संख्या का पता चल सके। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से धार्मिक पर्यटन प्राथमिकता में है और इसे केंद्र में रखकर ही धर्मस्थलों को विकसित भी किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली भी तैयार की जा रही है। साथ ही जर्जर और उपेक्षित मंदिरों की दशा सुधारने पर भी काम चल रहा है। राज्य में जो मंदिर किसी ट्रस्ट या संस्था के जरिए संचालित हो रहे हैं उनकी दशा तो ठीक है, लेकिन हजारों ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके रख रखाव की सख्त ज़रूरत है। यही हाल मस्जिदों का भी है, जहां के मौलवी बमुश्किल 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं। मंदिरों में पूजा करने वाले पुरोहितों का जो हाल है, वैसी ही स्थिति मौलवियों और फकीरों की भी है। पुरोहित कल्याण बोर्ड से उनके उद्धार के लिए योजनाबद्ध
ढंग से काम किया जा सकेगा। राजधर्म के तहत किसी भी धर्म संप्रदाय और समुदाय के लोगों को बराबर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सरकार ने इस निर्णय से सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। स्टॉप।